मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र के तहत एक नया पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। और लगातार जितना भी पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होगा यहाँ पे आपका मतलब उसी तरह से क्रम करता बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो 10 पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो क्या है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हम जब इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे थे, देखो कोरिलेट करके हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पेडागोजी का क्वेश्चन आपको टिक करना है, सही करना है, ठीक है। तो वहां पे हम पढ़े थे शायद एक याद करना डाइवर्स क्लासरूम, ठीक है ना। डाइवर्स क्लासरूम का मतलब क्या है कि भाई एक क्लास में अगर बच्चे हैं तो देखना भिन्न-भिन्न प्रकार के बच्चे हैं। अब ये भिन्न-भिन्न प्रकार के बच्चे क्या है, किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है ना, किसी का हैबिचुअल बैकग्राउंड, ठीक है ना। सभी अलग-अलग माहौल, सभी अलग-अलग जगह से शिक्षा प्राप्त करके ही, ध्यान देना आपके दिमाग में चल रहा है कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो अलग-अलग शिक्षा प्राप्त करके कैसे आएगा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही तो स्कूल आएगा, नहीं, ये गलत है। बच्चों यानी एक बच्चे का सबसे पहला शिक्षक उसकी माँ होता है, होती है, ठीक है ना। और उन्हीं के द्वारा वो सीखता है, समझता है बहुत सारी चीज। उसके बाद आस पड़ोस, ठीक है ना, अगल बगल, उसके बाद वो समाज में जाता है और वो सारा ज्ञान लेकर के स्कूल में पहुंचता है। बात को समझना कि यदि एक क्लासरूम में बच्चों को हम देखते हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में शायद हम चर्चा भी किए थे कि भाई अगर हम अपना 100% दे रहे हैं एज ए टीचर, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि सभी बच्चे 100% वो गेन ही करेंगे। किसी को पूरा का पूरा बात समझ में आया, किसी को 70%, किसी को 20%, कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको पूरा शून्य समझ में आया होगा, यानी बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो वही चर्चा फिर से हम कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता नाम बोल करके हम विशिष्ट बालक, ठीक है। अब विशिष्ट बालक का मतलब क्या है, या विशेष आवश्यकता वाले बालक, ठीक है ना। बात को समझना कि किस किस कैटेगरी के बच्चे आपके क्लास में रहेंगे और उसका हम पहचान कैसे करेंगे, और सभी को हम समावेशित करके, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो बात हम लोग जानते हैं, जो हम लोग से पढ़े हुए थे इंग्लिश वाली पेडागोजी में कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, यानी डाइवर्स क्लास में ही हम लोग चर्चा किए हुए थे कि जितने भी प्रकार के बच्चे आए, हर एक बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, सभी को हम एक मानेंगे, सभी को एक में समाहित करेंगे, ठीक है ना। किसी तरह से हमको भेदभाव नहीं करना है, सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट करना है, ठीक है ना। और उसी में हम पढ़े थे, याद करना, एक चैप्टर रेमेडियल टीचिंग, ठीक है ना। तो रेमेडियल टीचिंग का भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई अगर कोई बच्चा पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहा है, यानी कि वो किसी तरह से डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं, ठीक है ना। तो वही वो बच्चा को हम बीमार मान लेंगे कि जिनको पूर्ण रूप से नहीं समझ में आया, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होगा, ठीक है। जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसके अनुसार हम लोग उसको दवाई देंगे, खुराक देंगे और उसको हम स्वस्थ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि विशिष्ट बालक क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बालक क्या है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे विशिष्ट बालक, ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने देखा प्रतिभाशील बालक। प्रतिभाशील बालक का मतलब क्या है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, उसमें से एक या दो ऐसे बच्चे होंगे कि जो भी पॉइंट आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी पॉइंट पढ़ा रहे हैं, सपोज करो हम अपना सब्जेक्ट का बात करते हैं कि हिंदी में हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में हम नाउन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और वो बच्चा बिल्कुल पहले से उसको आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिभाशील बालक। अब वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा क्लास में, बात को समझना, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है, उसको कुछ नया चाहिए, ठीक है ना। वो होता है प्रतिभाशील बालक, क्योंकि वो बात ऑलरेडी वो जानता है और फिर से हम क्लास में वही चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो एज ए टीचर आपको पढ़ाना तो है, चर्चा भी हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन पढ़ाने से ज्यादा हमको हैंडल करना है, बच्चों को देखना है कि
कि भाई हमको क्या फोकस करना है, उसका सराउंडिंग क्या बोलते हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट हमको चाहिए बच्चों को, ठीक है ना। पढ़ाने के बाद तो कोई एक ट्यूटर पढ़ा देता है, ठीक है ना। तो हमको ये जानकारी प्राप्त करना है कि एक ट्यूटर और एक शिक्षक में क्या अंतर है, ठीक है ना। शिक्षक वही हो सकते हैं जो कि हर एक प्रकार के बच्चे जो है क्लास में उसको उसी ढंग से ट्रीट करेंगे। अगर कोई प्रतिभाशील बालक है, ठीक है ना, तो उसको हम कुछ नया चीज देंगे जो वो नहीं जानता है, तब तक वो करते रहेगा। उसके बाद हम जो रेस्ट जो बच्चे हैं उसको हम ट्रीट करेंगे जो उनके लिए बेनिफिट होगा। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही बालक, अगर ये प्रतिभाशील है एक बालक और 30 जो बच्चे हैं क्लासरूम में वो एकदम एवरेज है या बिलो एवरेज है या फिर शून्य है, तो इसका मतलब ये नहीं हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। सभी को लेकर के हमको चलना है। एक बात हमको समझ में आता है, समाहित शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको मिलेगा सृजनात्मक बालक, ठीक है। ये सृजनात्मक बालक क्या है और रचनात्मक बालक क्या है, ये दोनों में आप कंफ्यूज करते होंगे, ठीक है ना, कि भाई ये सृजन क्या करेगा। सृजनात्मक बालक वो होते हैं जिसको हम क्रिएटिव स्टूडेंट बोल सकते हैं या पुपिल बोल सकते हैं। क्रिएटिव का मतलब कहने का मतलब क्या है, क्यों क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव होने का मतलब क्या है। अब ये दोनों में फर्क क्या है, प्रतिभाशील बालक और सृजनशील या सृजनात्मक, यहाँ तो रचनात्मक है, सृजनात्मक बोल सकते हैं या सृजनशील बालक, ये दोनों में अंतर क्या है वो देखना। ये प्रतिभाशील बालक जो होगा ना वो ऑलरेडी बहुत सारा से जानता हो, लेकिन वो बहुत ही अध्ययन करने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद एक तह तक जाता है और वो बहुत सारा पॉइंट को जानता है, इसलिए उसको कुछ नया चाहिए। लेकिन ये जो बालक होगा ना वो क्रिएट करेगा। क्रिएट कैसे करेगा, सपोज करना कि आप कभी बच्चे थे, बहुत सारे लड़के थे आपके साथ, क्रिकेट मैदान में आप खेलने के लिए चले गए, ठीक है ना। और क्रिकेट का जो बल्ला था, बैट था, बॉल था, याद करना किसी के घर में हम लोग एक लड़का रहता है और वो लड़का आज घर ये फील्ड नहीं आ रहा है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, वो नानी घर गया है, ठीक है। और सभी बच्चे पहुंच गए हैं कहाँ, फील्ड में। अब देखो क्या होने वाला है, ऐसा सिचुएशन हम लोग भी झेले हुए, ठीक है। अब जिसके पास बैट बॉल विकेट जो है वो चला गया है, वो है ही नहीं है। अब देखो इसमें से बहुत सारे बालक हैं, अब उसमें से एक बच्चा बोलेगा यार बैट बॉल तो है ही नहीं है, चलो घर चलते हैं। दूसरा बोलेगा कि ऐसा करते हैं कि एक और लड़का है उसके पास है, उसको फोन करते हैं, ठीक है। एक बोलेगा कि छोड़ो चलो हम लोग दूसरा गेम खेल लेते हैं, क्रिकेट आज नहीं खेलेंगे, ठीक है। कोई बोलेगा छोड़ो कोई फायदा नहीं है, वापस हम लोग घर चलते हैं, कल खेलेंगे। लेकिन एक बच्चा, उसमें से एक बच्चा ऐसा होगा बोलेगा नहीं क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं तो क्रिकेट खेल के जाएंगे, तो 3 तो डंडा उखाड़ेगा कहीं पेड़ से और उसको विकेट बना देगा। एक बड़ा सा डंडा लेगा उसको बल्ला बना देगा, इधर से कागज पत्थर उठा करके और रस्सी से बांध करके और उसको बॉल बना देगा। देखना अब यहाँ पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं था, सबका अलग अलग कमेंट था, लेकिन उसमें से एक बच्चा था कि भाई पॉसिबिलिटी नहीं होने के बावजूद भी वो क्रिएट कर लिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, सृजनशील बालक। कि भाई हमारा वो माहौल नहीं होता है, उसके बावजूद भी हम उस पर खड़ा उतर जाते हैं। जैसे कि दूसरा तरह से हम समझते हैं, सपोज करो कि एज ए टीचर आप सरकारी टीचर बन गए हो 1 to 5 या 6 to 8 के लिए, प्राइमरी लेवल या अपर प्राइमरी के लिए, ठीक है ना। अब स्कूल में बच्चे लोग आए हैं, ठीक है, और उसमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बुक लेके नहीं आया है और आपके पास भी बुक नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब टीचर एंट्री करते हैं क्लासरूम में, बोलते हैं एक बुक लेके आओ, एक बच्चा बुक लेकर के जाता है और टीचर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब बात को समझना कि किसी के पास बुक नहीं है और आपके पास भी बुक नहीं है, क्या आप बोल सकते हैं आज पढ़ाई नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। एज ए टीचर आपको ये कमेंट करना ही नहीं है, ठीक है ना। आपको माहौल तैयार करना है, कोई जरूरी नहीं किताब और कॉपी और पेन से ही पढ़ा जा सके, ठीक है। एज ए टीचर यदि आप टीचर हैं तो आप में बहुत सारा हुनर, आप में बहुत सारा क्वालिटी, तभी आप ट्रेनिंग करके वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, टीचर बने हुए हैं, यानी कि आप में उतना क्षमता है कि भाई बिना किताब कॉपी, बिना ब्लैक बोर्ड का भी आप पढ़ा सकते हैं। ये क्वालिटी, ये एबिलिटी होना चाहिए और उस तरह से जिस बच्चों में होता है उसे हम कहते हैं सृजनशील बालक, ठीक है ना। आ जाओ, एक होता है रचनात्मक बालक। रचनात्मक बालक क्या है? रचनात्मक क्या होता है? जैसे कहने का मतलब ये है ना कि कभी-कभी क्या है कि आप कोई गाना सुनते हैं
कोई गाना सुनते हैं बहुत से हिट हो गया है, देर ना हो जाए कि देर ना हो जाए परदेसी जाना नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना कि वो तो अपने टोन में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मूवी का गाना था, लेकिन कोई ऐसा बच्चा होगा कि कोई ऐसे क्रिएटिव पर्सन भी होते हैं कि उसी धुन में आप सुने भी होंगे कि हिंदी सिनेमा का जो भी गाना होता है वो भक्ति गाना में भी उल्लेख कर दिया गया है, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो हमारा एबिलिटी है सेम धुन में हम दूसरे फॉर्म को एडजस्ट कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, उस तरह का क्वालिटी जिसमें होता है वो रचनात्मक होता है और उसे हम रचनात्मक भावना कहते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, जैसे कि एक ऐसी कमेंट हम बता रहे थे, कल करो से आज करो से कल, ठीक है ना। तो उसी में एक कमेंट एक लगा के सुने कि आज करो से कल करो से परसों, इतनी जल्दी भी क्या है बरसों बीती है, इस तरह से, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो एक तरह से रचना कर दिया, यानी जो लाइन लिखा हुआ था उसको घुमा फिरा करके, ठीक है ना, चेंज करके रिप्रेजेंट करना, उसी को हम रचनात्मक बालक बोल सकते हैं, रचनात्मक पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे बहुत सारा इस तरह से बालक हम 10 लिखे हुए हैं, सभी को आप देख लेना, पिछला वाला को समझ ही रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं, ठीक है, उसको भी हमको एक साथ, क्योंकि हम क्या हेडिंग बनाए हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि सभी का अलग अलग भिन्नता, यानी सभी अलग अलग प्रकार के टाइप्स के बच्चे आपके सामने मिलेंगे स्कूल में, तो सभी को हमको हैंडल करना है। मंदबुद्धि वाले भी मिलेंगे, संवेगात्मक रूप से अस्थिर बच्चे मिलेंगे, संवेगात्मक रूप से अस्थिर कहने का मतलब ये है ना कि बच्चे का बिल्कुल वो चंचल है, वो बिल्कुल एक पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। कभी यहाँ उसका दिमाग जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, आप पढ़ा रहे हैं कुछ और उसके दिमाग में आ रहा है कुछ, ठीक है ना, वो अस्थिर बच्चे होते हैं। बाल अपराधी, ठीक है, बाल अपराधी भी कुछ ऐसे कुछ अपराध करके आए हैं बच्चे, फिर से वहाँ पढ़े हुए हैं, पढ़ने के लिए आए हुए आपके साथ, तो सबको हमको एक साथ मिला करके लेके चलना है। वंचित वर्ग के बालक, वंचित वर्ग के बालक मतलब क्या है, जैसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उसको समान अधिकार, समान एजुकेशन मिलना चाहिए। जैसे कि कोई फॉर्म आप भरते होंगे तो उसमें आरक्षण के रूप में कभी कभी देखते होंगे कि क्या आप बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से, यानी कि जम्मू कश्मीर से जो बच्चा अगर बिलोंग करता है वो कोई भी जॉब के लिए फॉर्म भरा है, उसको आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का बात आप जान ही रहे, कहीं ब्लास्ट हो गया, आतंकवादी हमला कर दिया, जो बच्चे हर दिन स्कूल जा रहे हैं, जिन्हीं एक हमला हुआ और 1 महीना तक स्कूल बंद हो गया, तो भाई उसका एजुकेशन तो बिल्कुल प्रॉपर्ली नहीं हो पाया। जैसे कि नॉर्मली जो स्टेट में हम रहते हैं, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहाँ तो नॉर्मल है, इसलिए उस बच्चे को आरक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन वही वंचित वर्ग के बालक कहलाता है। इसलिए जम्मू कश्मीर वाले को, ठीक है, घाटी वाले को, घाटी पहाड़ी वाले इलाके के जो कैंडिडेट होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके लिए विशेष आरक्षण भी दिया जाता है। क्यों भाई, आरक्षण का मतलब क्या है कि भाई एक लेवल तक हमको लेके आना है, सभी को समान जोड़ने का बात कर रहे हैं, इसीलिए हमको आरक्षण देना पड़ता है। तो इस तरह के बच्चे भी मिलते हैं, वंचित वर्ग के बच्चे, ठीक है। आज अधिगम असमर्थता वाले बालक, अधिगम हम क्या देखे थे, लर्निंग, तो लर्निंग को वो पूर्ण रूप से समझ नहीं, असमर्थता वाले बालक है, ठीक है, वो सीख नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया, तो भाई उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको बहुत सारा टेक्निक, बहुत सारा सिचुएशन को हमको लेकर के क्रिएट करना है, समाज से हमको जोड़ना है, उसके लाइफ से जोड़ना है, हर दिन का जो एक्टिविटी है उससे हमको जोड़ करके बच्चों को सिखाना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट अभी हमारा था कि व्यक्तिगत भिन्नता यानी विशिष्ट बालक का बात करती है, विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो इस तरह से हमारे 10 है, 10 पॉइंट को आप दिमाग में रखेंगे और इसको एक बार आप नोट भी कर लेंगे, आगे हम पॉइंट लेकर के बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी चर्चा भी कर रहे थे समावेशी शिक्षा या समावेशी शिक्षक या समावेशी शिक्षण, ठीक है ना। सिर्फ एक ही बात को हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड होता है, लेकिन हिंदी में उसको हम लोग 2, 3, 4 शब्द से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने लिखा या पढ़ा समावेशी शिक्षा, ठीक है, तो समावेशी शिक्षण और समावेशी शिक्षक भी यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव टीचर। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव टीचर क्या है, यानी उसमें सभी चीज को हमको इंक्लूड कर देना है। बच्चा किसी भी माहौल से आया है, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से वो बिलोंग करता है, ठीक है ना, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक
इसीलिए आप बच्चों को देखते होंगे स्कूल में यूनिफॉर्म, यूनी का मतलब क्या हुआ, यूनी का मतलब हुआ एक, और उसी में फॉर्म लगा हुआ रहता है, फॉर्म का मतलब रूप, ठीक है। तो एक हम यूनिफॉर्म क्यों प्रदान करते हैं, कभी आप सोचे हैं कि भाई यूनिफॉर्म में बच्चे क्यों जाते हैं स्कूल, ठीक है, क्योंकि वहां पे सभी भेदभाव हमको खत्म करना होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति थोड़ी ना है कि एक लड़का ऐसा है कि उसका बाबूजी पूरे शहर का एक गुंडा है या फिर पूरे शहर का सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो उसके लिए हम विशेष एजुकेशन के लिए उसको प्रोवाइड करवाएंगे क्या क्लास में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। या फिर कोई जाति विशेष से, ठीक है, कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई सिख धर्म का है। हमारे इंडिया में सेक्युलरिज्म चलता है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी को एक समान एजुकेशन का राइट है, इसको हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समाहित शिक्षा, सभी को एक में हम इंक्लूड कर देते हैं, समाहित कर देते हैं। और उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे समावेशी शिक्षक का बात हुआ है, तो भाई अगर अलग अलग प्रकार के विभिन्न बैकग्राउंड के अगर बच्चे आए हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपको भी उस लेवल हमको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम एग्जाम्पल बना रहे हैं क्लासरूम में कोई भी एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए विद्यार्थियों को कि ये सिर्फ हिंदू धर्म का ही एग्जाम्पल बन रहा है, जैसे सिर्फ टेम्पल का ही एग्जाम्पल, सिर्फ हम भगवत गीता का ही एग्जाम्पल ग्रुप में कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है भाई, कुरान का भी एग्जाम्पल देना है, बाइबल का भी एग्जाम्पल देना है, हर धर्म से, हर क्षेत्र से, हर एटमॉस्फेयर को हमको एक साथ समाहित करना है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। और उस तरह से इंक्लूसिव टीचर को भी होना पड़ेगा, तभी हम सभी को साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, जो स्लोगन है, ये सही हो पाएगा हमारे शिक्षा विभाग में, ठीक है ना। जनरली ऐसा होना चाहिए, अब होता है कि नहीं होता है। जब हम लोग अपने जमाने में स्कूल पढ़ते थे तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग को पता अच्छा था नहीं, ठीक है ना, उसमें भेदभाव भी होता था, लेकिन वो गई गुजरी वाला बात है। अभी जो हमारा 2005 का एनसीएफ का जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके बाद अभी नया शिक्षा नीति है, नया शिक्षा नीति से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि अभी पूर्ण रूप से लागू भी नहीं हुआ है, लेकिन जानना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो इसके तहत जो भी व्यवस्था है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, वो सारा को हमको यहाँ पे कमेंट करना होता है, समझना होता है, जानना होता है, ठीक है ना बात। तो ये हमारा था इंक्लूसिव एजुकेशन, और इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग स्पेशल एटमॉस्फेयर, एक पॉइंट हमने बनाया है, स्पेशल एटमॉस्फेयर, यानी एक खास हमको एक खास माहौल तैयार करना होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या, एक खास एनवायरनमेंट हमको तैयार करना होता है, ठीक है। और उसी में सभी को, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी समाज, कोई भी इकोनॉमिकल कंडीशन, कोई गरीब क्यों ना हो, कोई अमीर क्यों ना हो, कोई मिडिल वर्ग से क्यों ना हो, सभी को हम एक मानेंगे और एक मानते हैं सभी को समान शिक्षा प्रदान करने का ये अधिकार सभी बच्चों को है, ठीक है ना। आते हैं आगे, एक पॉइंट और हमने लिखा है, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं समन्वयवादी शिक्षा यानी कोऑर्डिनेटिव एजुकेशन। तो भाई ये हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, समन्वयवादी शिक्षा क्या है, यानी कोऑर्डिनेट का मतलब, कहने का मतलब ये है सहयोग, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक दूसरे का सहायता करते हुए, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा पिछड़ा है, ठीक है, तो उसको हम कोऑर्डिनेट करके एक साथ लाने का चर्चा करते हैं। जैसे कि सपोज करना, कभी-कभी क्या होता है ना कि 14 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में या फिर कहीं वर्क करने का, ठीक है ना, अलाउ नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये कानूनन अपराध है। उसके बावजूद भी आप देखे होंगे कि भाई चाय की दुकान में बच्चा, छोटा बच्चा 4 साल का 5 साल का चाय पी रहा है, ये चाय पिला बोल रहे हैं, चाय पिला रहा है, बावरी कर रहा है, प्लेट धो रहा है, तो फैक्ट्री में जा रहा है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं अपने आंखों से, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या हम 1 महीना की सैलरी उस बच्चे को दे देंगे तो ये हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिव एजुकेशन का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील शिक्षा, समन्वय शिक्षा का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई सबसे पहले उसका हम बैकग्राउंड देखेंगे, उसके माता पिता है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो भीख मांगते रहते हैं, पढ़ाई
पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, कम से कम वहाँ तो काम कर रहे हो तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जो भीख मांग रहे हैं रोड में सड़क में, कभी उसके बारे में हम चर्चा कभी किए हुए हैं कि भाई उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। उसमें से कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक्सप्लॉइटेड बच्चे होते हैं। एक्सप्लॉइट कहने का मतलब ये है शोषित बच्चे होते हैं कि भाई कोई एक ऐसे वर्ग उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, जिसके तहत मजबूरी में वो काम कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा और रहने के लिए कुछ भी मतलब नहीं दिया जाएगा। तो ये कंडीशन को हमको जानना होता है सबसे पहले। या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसका माँ बाबूजी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, घर नहीं है, तो वो करेगा क्या, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम लोग बोल देते हैं कि भाई फैक्ट्री में ये बच्चा को आपको काम नहीं करवाना चाहिए, वो हमें जो आनंद है, ठीक है, यहाँ से काम नहीं चलने वाला है। और यहाँ से हमारा जड़ ये नहीं है, हमारा जड़ कहाँ है, हमारा जड़ हमारा होता है कि भाई उसका बैकग्राउंड पता करो, कहाँ से बिलोंग करता है, और उसमें हमको सुधार करने की जरूरत है, तभी तो बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का एजुकेशन हमारे संविधान क्या बोला जा सकता है, हमारे रूल्स, हमारे एनसीएफ में मेंशन है, और इसको हमको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से हमारा 2 पॉइंट है, इसको एक बार देख लीजिए, आगे फिर से बढ़ेंगे। अरे कुछ पॉइंट और है कि बहुत माना जाएगा, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। चलो इसी के बहुत सारे इसको समझना होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई अगर एक शिक्षक है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ध्यान देना, तो क्या करना चाहिए, ठीक है ना, कैसा शिक्षक होना चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन, ध्यान देना, ऑप्शन में होता क्या है ना, 4 स्टेटमेंट होता है, उसी को हम ऑप्शन मानते हैं, ठीक है। तो हमेशा कभी भी बच्चों को रटवाने का बात हम कभी नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लैंग्वेज का हम बात करेंगे, अगर शिक्षक को आ रहा है, बच्चों को आ रहा है, ये सभी हेल्पफुल होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कभी भी आ जाए कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, अलग अलग गतिविधि को हैंडल करके वो लेके चलेगा कि सिंगल एक पॉइंट में ही फोकस करेगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल देगा, ठीक है ना। बात को समझना, एक अच्छा हिंदी टीचर होने के नाते आप किस तरह से बच्चों को हैंडल करेंगे, ये क्वेश्चन रहेगा। और उसी में 4 स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, और स्टेटमेंट में देखो सारा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट को याद रखो, सिर्फ एलिमिनेट करते चले जाओगे, जिसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, जिसमें ज्यादा क्या बोल सकते हैं मटेरियल आप देखेंगे, ठीक है, कि बच्चों को अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देना चाहिए, उसको विशेष कक्षा का सुविधा होना चाहिए, ठीक है ना। डिसेबिलिटी जो बच्चे हैं उसके लिए विशेष हम लोग को फोकस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह का जो बातचीत होगा उसको हमको सही मानना है। सेंटेंस में ना का बात नहीं होना चाहिए, कभी कभी सेंटेंस में होना चाहिए कि इस तरह का शिक्षक नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। आगे क्या है, अनेक अवसर, अलग अलग गतिविधि और विभिन्न अवसर। कहने का मतलब ये है कि यदि बच्चा नहीं सीख पा रहा है, अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सपोज करना कि हमने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बात को समझना, और एक हम डेफिनेशन बताएं या एक एग्जांपल हम बताएं, मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन उसमें 1 या 2 बच्चा आता है और खड़ा होकर बोलता है सर ये वाला बात हमको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताओ। तो यकीन मानो अब हमारे दिमाग में क्या चलता है, और ऐसे टीचर क्या होना चाहिए, सुनना। भाई जो एग्जांपल हम उसको बताएं वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, उसी से रिलेटेड और उसके लाइफ से रिलेटेड, उसके व्यक्तिगत यानी पर्सनल एक्टिविटी से संबंधित हम उसको कोरिलेट करेंगे तो बिल्कुल उसको समझ में आएगा। इसीलिए हमने यहाँ कहा कि भाई अलग अलग गतिविधि होना चाहिए, भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल दो, ठीक है ना। एक अच्छा शिक्षक, बात को समझना, एक अच्छा शिक्षक वही माना जाता है और होता है जो एक क्वेश्चन के लिए एकदम भिन्न भिन्न एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बच्चों के सामने रखे, वही एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई 2 एग्जाम्पल बनाए, अब इसको तुम रट लो, यही एग्जाम्पल आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। खास करके मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होता है जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है ना, हिंदी में तो हम लोग पेडागोजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी बात बच्चों को हम डिमांड करने के लिए बोलते हैं, बोलो कितना एग्जाम्पल चाहिए, दिन भर एग्जाम्पल देंगे और थका देंगे, एक ही पॉइंट में एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है ना, ताकि बच्चे को समझ में आए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सेम बात बोला जा रहा है कि भाई अनेक अवसर बच्चों को प्राप्त होना चाहिए, अलग अलग गतिविधि उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। हम लिमिटेड पॉइंट पे बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, ऐसे टीचर ये गलत है, बिल्कुल वो शिक्षक हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इफेक्टिव टीचर हो ही नहीं सकते हैं। वो बच्चों को अधिगम और लर्निंग क्या बोलते हैं उसको, अर्जन कभी वो कंप्लीट करवा ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों को क्या चाहिए, अलग अलग तरीके से सिखाना होगा, ठीक है ना, भिन्न भिन्न मौके देने होंगे
किया तो हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि तुमसे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, हमको क्या बोल सकते हैं, प्रशंसा करना होगा, ठीक है ना। मतलब उतना भी प्रशंसा नहीं, हम उसको मतलब संतावना देंगे कि बच्चा कोई बात नहीं, बाबू कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, बिल्कुल होगा। उससे क्या होता है, बच्चा का एक प्रोत्साहन बढ़ता है और उसको मौका मिलता है अलग अलग गतिविधि करने का, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड तो ही है, व्हाइट बोर्ड में लिख करके, बोल करके, समझ करके, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोल रहे हैं और बच्चा समझ में आ गया। अगर नहीं तो हम लिखेंगे, लिखने से नहीं समझ में आ रहा तो बहुत सारे एग्जांपल उसके सामने रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा बात होता है, हमारा अनेक अवसर बच्चों को देना होता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण। वातावरण का मतलब आप जानते हैं, ठीक है ना, कि भाई इसको सीखने के लिए बच्चों के एक माहौल, एक एनवायरनमेंट, एक पर्यावरण, एक परिवेश होना चाहिए। प्रिंट समृद्ध परिवेश, ध्यान देना, परिवेश। अब प्रिंट समृद्ध परिवेश क्या है, जैसे कि हम लोग प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, चार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डायग्राम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वही हमारा प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है। कि भाई एक ही सिर्फ हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड से ही हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसके माहौल के अनुसार, ठीक है ना, उसके पर्यावरण यानी उसके परिवेश किस समाज से आया है, किस फैमिली बैकग्राउंड से है, उसके आधार पे हम उसका रिश्ते नाते समाज से जुड़ी बातें को एग्जाम्पल के साथ हम उसको बताएंगे, ठीक है ना। यही होता है कि एनवायरनमेंट और सिचुएशन के आधार पे गतिशील को हम आगे लेकर के चलते हैं और बच्चों को समझाने का काम करते हैं एज टीचर, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट था, एक 2 पॉइंट और इसमें बचा हुआ है आज के लिए, उसको भी हम चर्चा करेंगे। एक बार इसको नजरें उतार लीजिए। अभी आज के लिए 1-2 पॉइंट और बचा हुआ है, उसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। माता, मातृभाषा, खेल मैदान, घर परिवार, ठीक है ना। अब ये क्या है कि बच्चा जो सीखता है भाषा को, लैंग्वेज को, जो सीखने का वो काम करता है, वो सबसे ज्यादा कहाँ से वो प्रभावित होता है, कैसे वो सीख पाता है, कैसे वो इजीली लैंग्वेज में कमांड कर सकता है, इसका थोड़ा सा चर्चा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, माता या मातृभाषा, ठीक है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखो, भाषा को विकसित करने के लिए सबसे ज्यादा भूमिका होता है, किसका होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा माता का, ठीक है ना। जो माँ होती है वही भाषा को विकसित करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है और मदद करती है, ठीक है ना। जैसे कि पहला जो शिक्षक होते हैं, माता पिता तो माने जाते हैं, लेकिन पिता तो बाद में, क्योंकि वो ऑफिशियल वर्क में इतना इंगेज रहते हैं, उनका इतना सारा काम रहता है, तो इसीलिए बोला गया है कि जिस समाज में अगर स्त्री शिक्षित है तो समझो समाज शिक्षित होगा, और जिस समाज में जिसका 50% योगदान होता है हमारे समाज में स्त्री का या महिलाओं का, वही वर्ग अभी तो बहुत सारा सुधार हुआ है, बहुत सारे लोग शिक्षित हो रहे हैं और हुए हैं, लेकिन एक समय था हमारे जमाने में कि स्त्रियों को यानी कि लड़कियों को पढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। तो भाई पिछड़ा होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, अगर हम शिक्षित नहीं हैं, सही और गलत में हम लोग अगर फर्क नहीं जान पाते हैं, तो भाई हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी रोल यही है माता यानी माँ का। दूसरा हम सवाल पूछने वाले हैं, बच्चा कौन सा भाषा में जल्दी सीखता है अपना लैंग्वेज, तो कौन सा भाषा में, ऑप्शन में देगा सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन में देगा हिंदी, ऑप्शन में देगा इंग्लिश, ऑप्शन में देगा मातृभाषा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा कोई भी हो सकता है ना, ऐसे थोड़ी ना कि भाई हम हिंदी को ही मातृभाषा मान के चले। बच्चा का मातृभाषा हिंदी नहीं होगा, भोजपुरी होगा, उर्दू होगा, खोरठा होगा, या कुछ आउट ऑफ कंट्री की अगर हम बात करेंगे उसका फ्रेंच भी हो सकता है, जापानीज भी हो सकता है, ठीक है, और बिल्कुल इंग्लिश भी हो सकता है। तो मातृभाषा कहना सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो याद रखना क्वेश्चन जिस तरह से है और आंसर भी हमको उसी लेवल से उसी तरह से हमको देना पड़ता है। चलो, तो ये सारे 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भाई क्या होना चाहिए, माता जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद मातृभाषा में बच्चे सीखेंगे, खेल के मैदान से, घर परिवेश से वो सीखेंगे। खेल के मैदान में देखो क्या है कि रूल और डिसिप्लिन होता है। जब हम फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं,
या फिर अगर हम लोग चेस खेलते हैं तो उसका एक रूल्स होता है, उस रूल के तहत हमको खेलना होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो बच्चा में क्या एक डिसिप्लिन, एक मैनर्स जगता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हम स्कूल भेज रहे हैं और स्कूल से घर, और घर से ना ही निकलने का मौका दिया जा रहा है और ना ही स्कूल से इधर उधर कहीं जाने का मौका मिल रहा है। तो ध्यान देना। और एक बच्चा है कि भाई स्कूल से घर आ रहा है, उसके बाद मैदान में खेल रहा है, दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया, हम समाज के साथ उसको इन्वॉल्व करवाते हैं, मेला, तीज, त्योहार, पूजा पाठ में हम उसको शामिल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। अन्यथा बच्चा एक लिमिटेड सिचुएशन में रह जाएगा कि भाई एक ही सिचुएशन में जाने का कि भाई ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, और उसी को रट्टा मारते हुए आगे बढ़ेगा। अगर वो नौकरी प्राप्त कर लेता है तो दुनियादारी से उसको क्या लेना देना, दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर हम राहुल गांधी का बात करेंगे, ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो देखो राहुल गांधी एक बहुत बड़ा परिवार में पैदा हुआ, ठीक है। अब उसको पॉलिटिक्स में जब आया, ठीक है, उससे पहले उसको माहौल नहीं मिला था, इसीलिए देखो कितना कमेंट होता है, उसका भाषा में कितना कमांड है, ठीक है ना। उससे अच्छा तो एक छोटा सा बच्चा भी कमांड कर सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो बोलता है तो सोचता है कि भाई हम क्या बोले और क्या नहीं बोले, ठीक है ना। तो भाई ये डिपेंड करता है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि बच्चा का माहौल क्या तैयार हुआ था, कैसा माहौल में वो जीवित रहा और जिंदा रहा, ठीक है ना। उसको क्या माहौल दिया गया, उसी का प्रभाव होता है कि भाई वो लाइफ में क्या करेगा, ठीक है ना। और उसी तरह से अगर हम दूसरी तरह से अगर हम नरेंद्र मोदी का बात करते हैं तो देखो हर चीज से वो वाकिफ है, एक छोटा छोटा बात को वो जानते हैं, हर दुख दर्द को वो सह सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। राहुल गांधी को क्या पता चलेगा, ठीक है ना, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इतना जान लो, ठीक है। उसको क्या पता चलेगा कि भाई दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, खेत में किसान किस तरह से पसीना बहाते हैं, ठीक है ना। ये सिचुएशन होता है अलग अलग। आ जाओ, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखे हुए हैं वो एक सीक्वेंस, एक क्रम। जैसे कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकली या मेंटली वो डिसेबल है, फिजिकली और मेंटली डिसेबल है। तो उसके लिए हम क्या पढ़े थे इंग्लिश में, रेमेडियल टीचिंग। बात को समझना, हम इंग्लिश में पढ़े थे रेमेडियल टीचिंग यानी औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा के लिए हमको क्या करना होगा, फिर से वही बात जो हम चर्चा किए हुए थे। चर्चा क्या किए हुए थे कि एक बच्चा है, ध्यान देना, ठीक है ना। एक बच्चा है, एक लड़का है, एक आदमी है। अब इसको सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, माथा दर्द दे रहा है, पेट में दर्द है, शरीर भी गर्म है, तापमान सही नहीं है, ठीक है ना, वोमिटिंग टाइप से लग रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली दवा दे दें कि लो ये घर में रखा हुआ है, खा जा, ये गलत है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देखेगा, सबसे पहले पूछेगा, देखेगा उसको, उसका हालत को देखेगा। उसके बाद उसको समझ में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, चेकअप के लिए भेजेगा, ठीक है ना। चेकअप में उसका जो रिपोर्ट आएगा उसका वो निरीक्षण करेगा, जांच करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको उपचार करेगा। तो बात को समझना, वही रेमेडियल टीचर है, शिक्षा है। आकलन, आकलन का मतलब क्या है समझना। जैसे कि एक व्यक्ति ठीक है ना, उसको चोट लगा और डायरेक्टली पहुंचता है हॉस्पिटल, ठीक है। तो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पे जाकर के बोलता है, उसको पता है कि कहां ट्रीटमेंट होगा। बात को कहानी को एकदम समझना, ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कौन किसके बाद आएगा, तो डायरेक्ट वो कोई क्या बोल सकते हैं, जनरल फिजिशियन या कोई वार्ड से जो वहां पे साफ सफाई कर रही है, ठीक है, या नर्स से वो पूछेगा, ठीक है, कि बताओ इसको कहां लेके जाएं। तो वो क्या करेगी, वो नर्स आकलन करेगी, ठीक है ना, कि भाई अच्छा इस तरह से इसका पैर में लगा हुआ है, चोट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट बोलेगी कि वहां पे रूम नंबर 2280 में लेके जाओ, ठीक है ना। अब ये इसको लेके गया, आकलन हो गया इसका, अब यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पहुंचा तो उसका निरीक्षण किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। कहने का मतलब ये है डॉक्टर उसे देखेगा, समझेगा। अगर छोटा मोटा चोट है तो उसको दवाई देगा, लिख देगा और उसको भगा देगा, वो निरीक्षण हो गया, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है कि भाई इसको हम उपचार करें तो करेगा, इसको कौन सा दवाई दे। तो वो क्या करेगा, वो रिपोर्ट लिखेगा 15-20। तो वो क्या होता है, वो परीक्षण होगा, रिपोर्ट के लिए जाएगा, वो परीक्षण में होगा, ठीक है। तो उसको जांच होगा, 3-4 जांच लेकर के जब आएगा सामने, तब उसका
उपचार होगा। देखो तब ये उपचार वाला बात होगा, ठीक है। आ जाओ, अब उपचार हो गया तो उसका निदान हो गया, ठीक है। तो फिर से बोलेगा 2 दिन बाद आना, तो फिर से 2 दिन बाद उसको चेक करेगा, बीपी मापेगा या फिर सब चीज देखेगा, वो मापन होता है। और सब चीज जब देखेगा भाई उसका मूल्यांकन उसके बाद करेगा, अच्छा सब चीज ठीक ठाक था, चलो जाओ अब तुम फील्ड में खेलो, अब तुम पहले की तरह फिट हो, एकदम आराम से जाके खेलो। तो सबसे पहले क्या हुआ, आकलन, एक सीक्वेंस हमको देखना है। आकलन में क्या किए थे कि हमको पता नहीं था, तो कहीं जाकर के पूछे, वो हमको रेफर कर दिया कि 280 नंबर रूम नंबर में जाओ। तो हम क्या किया, डॉक्टर हमको परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद उसको समझ में नहीं आया कि हम इसको उपचार क्या करें, इसीलिए वो क्या करेगा, रिपोर्ट यानी कि चेक करने के लिए ब्लड या यूरिन जो भी है वहां पे भेजेगा। जब पता चलता है रिपोर्ट तब उसका उपचार होता है। उपचार करने के बाद फिर से उसका निदान हो गया, अब निदान हो गया तो उसको फिर से माप करेगा और लास्ट में वो मूल्यांकन करेगा कि भाई इसका बॉडी ठीक है, अब ये जा सकता है घर, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है औपचारिक शिक्षा, कि बच्चों को सबसे पहले हमको देखना होता है कि वो किस लेवल पे, किस सेक्शन क्या किस सब्जेक्ट में कहाँ उसका कमी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसके बाद उपचार करेंगे, उपचार करने के बाद उसका निदान होगा, फिर से हमको कुछ होमवर्क देना पड़ेगा कि भाई ये जो हम इसको बताए इसको समझ में आया कि नहीं आया, तब जाकर के हम मूल्यांकन करेंगे, अच्छा ये लड़का अब और भी जो बच्चे हैं उसके साथ सीखने के लायक हो गया है, ठीक है ना। चलो इसको एक बार देख लेना, ये सीक्वेंस देख लेना, एक पॉइंट यहाँ पे और पढ़ेंगे। आ जाइए, आज के लिए ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा इसका भी चर्चा कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग और भी चर्चा करेंगे जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है हिंदी के पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या है, आयु, कक्षा वर्ग, योग्यता, रुचि और अभिक्षमता के आधार पे हमको बच्चों को सिखाना होता है और वो सीखेगा भी। जीन पियाजे का चर्चा हमने किया था लास्ट क्लास में, वो भी यही कहते हैं कि भाई वो आयु के आधार पे, ठीक है ना, उम्र के आधार पे सीखेगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल के बच्चे को हम आईएएस का तैयारी करवा दें, 4 साल के बच्चे को हम बैंक पीओ के लिए तैयारी करवा दें, ये संभव नहीं हो सकता है जब तक उसमें मैच्योरिटी नहीं है, जब तक उसमें सोचने का क्षमता नहीं होगा कि हमको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईएएस अधिकारी बनना है, ठीक है ना, या बैंक पीओ में क्या होता है, कैसे हमको हैंडल करना है, तब तक वो क्लियर नहीं कर सकता है और वो समझ नहीं पाता है और उसको हम समझा भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी बात अपने आप अपने जगह पे सही माना गया है और है भी। तो पियाजे का कहना भी था कि आयु के आधार पे, कक्षा वर्ग के आधार पे, योग्यता के आधार पे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बच्चा एडमिशन के लिए आया तो एडमिशन के लिए आया तो सबसे पहले उसका योग्यता हमको देखना होता है कि ये किस वर्ग के लिए सक्षम है। ऐसा नहीं है कि गार्जियन ने कहा कि इसका हाइट बहुत ज़्यादा हो गया है तो चलो इसको 5वीं कक्षा में एडमिशन ले लो, नहीं, सबसे पहले उसका योग्यता हम देखेंगे कि भाई वो 5वीं कक्षा में जाने योग्य है या नहीं है, ठीक है ना। उससे कुछ बेसिक हम सवाल करेंगे जो कि 2 का, 3 का, 1 का लेवल का होगा। अगर वो कर पाता है या फिर उसमें भी हेजिटेशन उसका है तो हम उसके आधार पे हम उसको क्लास देंगे और उसी के आधार पे हम उसको आगे बढ़ाने का सिचुएशन को आगे लेके चलेंगे, ठीक है ना। रुचि के आधार पे कभी कभी क्या है ना, कभी कभी क्या है कि बच्चा सीखने के मूड में है या नहीं है, तो भाई अगर वो सीखने के मूड में नहीं है, पढ़ने के मूड में नहीं है तो कितनों चाहो, लाख आप कोशिश कर लो, प्रयास कर लो, वो नहीं सीख पाएगा। इसलिए रुचि भी होना चाहिए, अभी क्षमता भी होना चाहिए, उसमें आत्म क्षमता होना चाहिए कि हाँ अगर हमको 3 क्लास में ये सारा बुक या सिलेबस प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो इसके लिए क्या हम सक्षम हैं, हम तैयार हैं या ना, ठीक है ना। तो वही कक्षा वर्ग, वायु के आधार पे, रुचि के आधार पे हम बच्चों को सिखाने का काम करते हैं एज ए टीचर, एज ए लैंग्वेज टीचर। बात को समझना, सब्जेक्ट तो बहुत होता है, ठीक है, जैसे कि हम ज्योग्राफी का बात करते हैं, मैथमेटिक्स का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, बहुत सारा, ठीक है। यकीन मानो अगर आप पेडागोजी वाला सेक्शन, ठीक है ना, 30 नंबर आपका जो CDP होता है और 30 नंबर आपका इधर हिंदी और इंग्लिश हो गया, 60 मार्क्स सिर्फ पेडागोजी से ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। अगर आप लैंग्वेज में कमांड रखते हैं, बाकी बात SST खास करके साइंस वाला भी है तो साइंस वाला भी आराम से आपका 100+ मार्क्स आ सकता है। इसीलिए जो भी आपका साइकोलॉजी है और पेडागोजी है उसको बहुत ही अच्छे से आप कमांड करें,
ठीक है ना। सीटेट का कोई भी टेट आपके हाथ में होगा, ठीक है ना। मेहनत करें, लगातार पढ़ते रहें, ठीक है। कोई भी परेशानी हो उसको आप कांटेक्ट करने का भी कोशिश करें। क्वेश्चन भी हम तैयार कर रहे हैं, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, पेडागोजी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनता है। यकीन मानो अगर प्रैक्टिस करते हो तो फिर से बाहर से कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट का मानना होता है कौन सा बुक पढ़ें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। अरे भाई प्रैक्टिस का बुक आप ले लेते हैं, बाजार में जाते हैं, इस तरह से आपको एक बुक दिया रहता है। इसमें लाल पियर हरियर रहेगा कि देखते के साथ लगेगा बहुत मज़ा, ठीक है ना, कि चलो इसको ले लेते हैं, हम तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सिर्फ कवर को चिपका दिया जाता है, बाकी बात सेम मटेरियल जो गुजरे ज़मानों से चलते आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए जो भी PDF के रूप में आपको नोट दिया जाएगा उसको आप जेरोक्स करवा सकते हैं, उसको आप पढ़ो, उससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। मेहनत करना है। चलो तो ये बात आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे, कुछ और भी बातचीत हिंदी पेडागोजी से लेकर के। तब तक जितना भी आप पढ़े हुए हैं उसको आप रिवाइज कर लें, क्योंकि आगे आपका चलता चला जाएगा सिचुएशन, इसी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।